धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रिवेंशन के तरफ में, और हम आपके सामने वो बातें रखने जा रहे हैं डॉक्टर नईम साहब के ज़रिए से जो आपके और हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है। आप भी अपने किसी को खोने से बच सकते हैं, बचाया जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में क्या क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किन लोगों के लिए है, इन सारे सवालों की तरफ हम आ रहे हैं धीरे धीरे। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में और जानते रहिए। इस जानकारी को दोबारा आपको कहीं देखने सुनने नहीं मिलेगा, लिहाजा आप ये जानकारी अपने लोगों में भी शेयर करते रहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसा कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो इस पर हम बात कर रहे हैं, ये सामान्य से हर किसी के लिए कराया जाना चाहिए, हर एक एज ग्रुप में होना चाहिए, या स्पेसिफिकली किस एक एज के क्रॉस होने के बाद से किया जाने वाला टेस्ट होना चाहिए? उसमें ऐसा होता है कि जैसा वहाँ पे जो है मेनली इंश्योरेंस का सिस्टम है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली के हेल्थ चेकअप्स होते हैं। इस वजह से उनकी काफ़ी चीज़ें पिक हो जाती है। तो आपको इसलिए वेस्टर्न कंसेप्ट में एडवांस डिजीज़ कम मिलेगी, प्रिवेंटिव लेवल पर ही बहुत सारी चीज़ें पिक हो जाती है, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी हेल्प होता है डिजीज़ प्रिवेंशन में। एडवांस डिजीज़ का मतलब ये हुआ कि हम लोग की नज़रअंदाजी होने से जब पता चल रही है तो वो बड़े स्टेज पे आ रही है। बड़े स्टेज पे आ गई। छोटे से एग्जांपल, जैसा आपका बीपी अगर बहुत दिन तक रहता है तो उस पर किडनी पे असर होता है जी। अब आपको जब बीपी बढ़ा रहेगा, किडनी पे असर होगा, उसकी वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगेगा, किडनी में कुछ इश्यूज आ जाएंगे या हार्ट में ब्लॉकेजेस बन जाएंगे, उसके बाद में हम उसको पिक करेंगे तो एक मेजर डिजीज़ हो गई। और वही अगर आपने ईयरली हेल्थ चेकअप करा दिया और शुरू में जब बीपी राइज होना चालू हुआ और किसी कंसल्टेंट के पास में आप चले गए तो वो तभी पिक हो जाएगा। आपके किडनी के टेस्ट अगर थोड़े से समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल किडनी क्रेटिनिन का लेवल 1.4 इज द नॉर्मल, समटाइम्स 1.2 भी रहता है कुछ किड्स में, तो अगर उससे 1.5 हो गया तो आप अटेंटिव हो जाएंगे, आप उसको डील करेंगे, अपनी डाइट को चेंज करेंगे। तो लाइकवाइज तो जो आप जो कह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक के लिए, तो अगर हम पूरी तरह से एकदम स्टैंडर्ड बात करें तो हर एक के लिए जरूरी है। उसके लिए फैमिली हेल्थ चेकअप्स हैं, मतलब बच्चे से लेके स्टैंडर्ड में बच्चे से लेके बूढ़े तक, दादाजी का भी हो जाता है। अच्छा, अब ये पैकेजेस इसलिए बनाए हैं, ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो एवरीथिंग इज डन नाउअडेज प्रोफेशनली, कॉर्पोरेट सेक्टर का जमाना है, तो उसमें अच्छे खासे कंसेशंस दे दिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव है इसलिए हर एक इंसान दे देता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पिक हो जाती है। लेकिन अगर आप मुझे इंडियन सिनेरियो में बात करेंगे ना, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो इस लेवल की अवेयरनेस तक जाना थोड़ा डिफिकल्ट है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमने एज वाइज एंड जेंडर वाइज जी एंड डिजीज वाइज तीन टारगेटेड, क्योंकि मैं अभी एक जनरल पब्लिक से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहूँगा जी। क्योंकि अगर मैं एकदम मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से बात करूँ, ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर या मैं डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से, तो मैं आपको 10 पैकेजेस आपके सामने रख दूंगा एंड वी हैव एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी जी, फाइन। लेकिन इसको थोड़ा मैं साइड में रख के एक डेवलपिंग कंट्री की जनरल पॉपुलेशन से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा इसमें कि आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये हमारा फोकस ग्रुप होना चाहिए। ओके, ताकि हम उनमें प्रॉपर आफ्टर 65 आफ्टर 60 एटलीस्ट 60 ओके, ये हो गया हमारा जनरल, मेल फीमेल दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के आफ्टर 60 ये प्राइमरी फोकस में हमारे होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं ऊपर से नहीं चाह रहा हूँ। सेकंड हो गया कि अगर हम लेडीज की बात करें जी, तो लेडीज में जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है जी, और तो उसमें एक चेकअप होना चाहिए, उसको मैं डिफाइन करूंगा। मैं ऐसा, इसके लिए कोई थंब रूल्स नहीं है, मैंने कहा कि जनरल पॉपुलेशन भी होना चाहिए लेकिन थंब रूल्स नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस है आज तक के, उसमें ऐसा लगता है कि 30 से ये जो 60 का ग्रुप है इसमें लेडीज हमारे टारगेट पे होना चाहिए फॉर डिफरेंट डिजीजेस इन द सेंस। जब हम हेल्थ पैकेजेस पे आएंगे तो मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। से लेके 60 एज के बीच की लेडीज इसको भी हम कवर करना चाहिए, और जेंट्स और लेडीज का सीनियर सिटीजन में 60 से ऊपर जी, अब ये हमारे प्राइमरी फोकस में होना चाहिए जी। तो वो जो पहला ग्रुप आया वो पूरा सीनियर सिटीजन में चला गया जी। दूसरा, मैं इनको क्यों सेग्रीगेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं सभी को कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेग्रीगेट क्यों कर रहा हूँ वो मैं पैकेजेस पे आने के बाद आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। और सेकेंड एक ग्रुप है आज की डेट में, प्रेजेंटली आज की एज में, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यंगर जनरेशन में हार्ट के इश्यूज इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक इश्यूज इतने हो रहे हैं, तो आई विल ऑल्सो कवर एटलीस्ट 30 to 60 मेल ऑल्सो। ओके, जो कि पहले हम उतना ज़्यादा नहीं, मतलब पहले अगर आप बोलते मैं तो शायद आपको 45 के बाद में इस बात को बोलता था, बट नाउ डेज इतना हमारी लाइफस्टाइल ऐसी चेंज हो गई कि कार्डियक एलिमेंट्स आर वेरी कॉमन, हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन, डायबिटीज इज वेरी कॉमन, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं ये। तो इसमें हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से ये जो हमारी यंगर जनरेशन बोलेंगे आप 30 साल के बाद में मेल जनरेशन, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो इनके लिए भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। अगर आप बच्चों के लिए अगर कोई बहुत
ज़्यादा अटेंटिव है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को सीरियसली लेता है और वो पूरी फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि उनके आई चेकअप्स हो जाते हैं, उनके डेंटल चेकअप्स हो जाते हैं, डेंटल केरीज और ये इतने एडवांस हो जाते हैं कि पूरा डैमेज होने के बाद में हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो अगर आप बच्चों को फोकस कर रहे हैं तो उनके हेल्थ चेकअप्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। मेनली विजुअल एक्टिविटी, मोबाइल का बहुत शौक हो गया बच्चों का, स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, बच्चों की आंखों पे बहुत फर्क पड़ता है, क्लास में उनको कुछ दिखता नहीं है, कंसंट्रेशन चला जाता है, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। 2-2 साल 3-3 साल गुजर जाते हैं, बच्चों का अंडर परफॉर्मेंस रहता है, पता चलता है उसको बोर्ड पे जो टीचर लिखता था वो बोलता ही नहीं हो बच्चा। मैं छोटे बच्चों की बात, जो कम्युनिकेट नहीं करते, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट KG1 KG2 फर्स्ट स्टैंडर्ड, इनकी बात कर रहा हूं, इतने छोटे बच्चों के लिए, इतने छोटे बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। जो आपने कही ना कि मोबाइल बच्चों के लाइफ में बहुत छोटे हाथ से में दे दिया जा रहा है, बच्चा रो रहा है, माँ मोबाइल दे रही है, अपने काम में लग गया, तो वहां से ये एक तरह से लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हो गई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी डॉक्टर नईम साहब ने बताया, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं हम। आपने जैसा कि नईम साहब ये कहा कि एज ग्रुप वाइज में सीनियर सिटीजन्स में तो वो तो खैर हमारे समझ में आती है कि भाई अगर हमने प्रिवेंटिव चेकअप कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता चल जाएंगी, जिसकी वजह से हम उनकी हेल्थ को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। लेकिन यंग एज में जैसे आपने कहा 30 to 60 लेडीज़ के में ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे क्या डायग्नोसिस आपको देखने मिल रहे हैं या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ऐसे क्या आ रहे हैं हिस्ट्री में या मौजूदा वक्त में मेडिकल सिनेरियो में कि लेडीज़ को इस वक्त में 30 to 60 के बीच में भी ज़्यादा प्रिवेंटिव होना चाहिए? देखिए, लेडीज़ में हम क्या 30 to 60 हमारे पास में यूजुअली एक हमारे पास पैकेज होता है वेल वुमेन पैकेज। ओके। वेल वुमेन में हम क्या करते हैं कि कुछ डिजीज़ ऐसी थी जो लेडीज़ में बहुत कॉमन है। लाइक जब हमारे टेस्ट होते हैं तो उसमें रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और कुछ कार्डियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो बेसिक एक ECG होता है उसमें, तो उसे कार्डियक सेटअप आपको बेसिक समझ आता है। थोड़ा एडवांस जाएंगे तो हम इको भी कर लेते हैं, उनका TMT कर लेते हैं। तो एक TMT पे चलाते हैं और फिर उसके बाद में ECG देते हैं कि आपका कार्डिक परफॉर्मेंस कितना है। एक पार्ट हो गया। लेडीज़ की बात कर रहे हैं। अब लेडीज़ में क्या होता है कि हम इसके साथ में सोनोग्राफी कर लेते हैं। तो जब हम पेल्विक सोनोग्राफी करते हैं उनकी, तो पेल्विक सोनोग्राफी में गायनेकोलॉजिकल उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो इसमें एक अर्ली लेवल पे सर्वाइकल मैलिग्नेंसी भी आप पिक कर पाते हैं। नॉट एग्जैक्टली 30 ईयर्स, मगर 50s वगैरह में सर्वाइकल मैलिग्नेंसी आप पैप स्मीयर के थ्रू और अगर सोनोग्राफी के थ्रू आप पिक कर पाते हैं। दैट इज़ अ वेरी मेजर डिजीज एंड वेरी रैम्पेंट एंड कॉमन डिजीज, वेरी कॉमन मैलिग्नेंसी। उसके बाद में आप मेमोग्राफी कर लेते हैं। मेमोग्राफी में आपके ब्रेस्ट की मैलिग्नेंसीज जो है वो सारी पिक हो जाती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। अभी क्या है कि बहुत सारा तो वेस्टर्न कल्चर में तो और कहीं कहीं हमारे पास में मेट्रो का एक कल्चर आ गया है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह अवॉइड किया जाता है। उसकी वजह से ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी, मतलब इस पर ऐसी स्टडीज़ है जो बोलती हैं कि उसकी वजह से मैलिग्नेंसी का जो है इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। तो मेमोग्राफी करके अगर आपने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की गिठान को उसी वक्त पकड़ लिया, तो आपका पूरा ट्रीटमेंट पार्ट ही चेंज हो जाता है। आपका स्टेजिंग बहुत लो रहता है। एक छोटे से एक्सीजन से, छोटे से ट्रीटमेंट से आप उसको पूरी तरह से क्योर कर पाते हैं। क्योर वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। जबकि वही एडवांस हो जाता है तो एवरीथिंग बिकम्स लाइक पैलिएटिव मतलब बस निकाल दिया, कीमो दिया, फिर रेडिएशन दिया, ट्रीटमेंट पार्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी कई बार क्यूरेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, मगर लेकिन कॉस्ट भी तो के साथ साथ जिस्म की भी हालत के बेहालत हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जैसी लेवल करते हैं किसी, फिर प्रिकॉशन बढ़ जाता है लाइफ में, हर चीज़ का ये हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ के लिए फिर उसके साथ में क्या है, लेडीज़ में बहुत सारी डिजीज अलग भी चलती है, जैसे थायराइड वगैरह चलता है, वो सब पिक हो जाता है। तो हम वेल वुमेन में क्या करेंगे, उनका थायराइड के भी टेस्ट कर लेंगे। फिर उसके अलावा उनके भी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें हम लिपिड प्रोफाइल वगैरह कर लेते हैं। तो कार्डियक इशूज़ का भी रिस्क हमको समझ में आ जाता है, तो उसका बेनिफिट भी हमको मिलता है इफ़ वी स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती है। तो वुमेन टारगेटेड वेल वुमेन पैकेजेस आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं नईम साहब कि जैसा डायग्नोस करने के लिए किसी पेशेंट को बीमारी के सिम्टम्स आने के बाद में जो ट्रीटमेंट टेस्ट किए जाते हैं, वही सारे के सारे टेस्ट जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर किए जाते हैं। जी। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर इनिशियल लेवल पे छोटी मोटी सी भी कोई चीज़ पिक हो जाए तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। छोटी मोटी सी चीज़, मतलब ये भी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है।
वो चीज़ उस वक्त भी कई बार बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल सही है। और वो पीक हो जाती है, हमको पता ही नहीं रहता। हाँ। मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ क्रॉनिक डिजीजेस को कि हाँ। आप उसको 3 साल बाद पकड़ने से पहले उसको 6 महीने में ले लें, 1 साल में ले लें, क्योंकि 3 साल बाद उस डिजीज की सीवियरिटी क्या होगी, कितना डैमेज वो डिजीज क्रॉनिक मैनेजमेंट में जाएगा। बस वो कैंसर वाला जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप 1 सेंटीमीटर की गिठान को पकड़े या 5 सेंटीमीटर की गिठान को पकड़े, उसकी स्टेजिंग हर डिजीज पे ही अप्लाई होता है। बिल्कुल। कैंसर का तो एक एग्जांपल है, हर डिजीज पे इसी तरह सीवियरिटी एंड स्टेजिंग होती है। शुगर है, अस्थमा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ये सारी चीज़ें उस पे ये होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अपने परिवार का हमारा मकसद ही हेलो डॉक्टर का यही है कि हम आपके सामने वो जानकारियाँ लेके आए जिससे कि आप अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस हो सके अपनी हेल्थ के मामले में, मेडिसिन के मामले में, ट्रीटमेंट के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में। इसीलिए हम हर तरह के डॉक्टर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं, हर तरह के डॉक्टरों के साथ आपकी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम आपकी तरफ से बात कर रहे हैं और डॉक्टर से सवालों के जवाब हासिल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने शो का नाम रखा है आपकी बात डॉक्टर के साथ। तो आपकी बात डॉक्टर के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जैसा कि अभी आपने एज ग्रुप बता दिया हमें, आपने हमें बताया कि ये जो पैकेजेस होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत एक रफली आइडिया देते चले कि क्या कॉस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में इन्वेस्टमेंट होता है एक जनरल पब्लिक का, क्योंकि जिनका इंश्योरेंस है उनको तो कंपनियां खुद ही करा देती है, तो कंपनियों से मिल जाता है, लेकिन जिनका इंश्योरेंस नहीं है वो लोग कैसा बियर करेंगे? देखिए, इसको जो डिफ़ाइन किया जाता, मैं एक्चुअली काफ़ी साल 5-7 साल में केयर हॉस्पिटल के साथ था। एक्चुअली कॉर्पोरेट में ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश प्रैक्टिस, बहुत पेशेंट भी वैसे ही रहते हैं और कॉर्पोरेट में पेशेंट पेमेंट भी कर देते हैं। उनका एक रुझान होता है जब वो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं कि हमको सब कुछ करके यहाँ से निकलना है। तो केयर में था, मैं वोकार्ड हॉस्पिटल में था। तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनके पास में भी पैकेजेस होते हैं, हमारे पास में डायग्नोस्टिक सेंटर में भी पैकेजेस होते हैं। कहीं कॉस्टली होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरी करता है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें एक जैसा अगर आप मुझसे पूछें कि मैं अपने सेंटर पे किस तरह से इसको डिफाइन करता हूं, तो आपके नायशा में भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज। मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे चले जाता हूं कि जैसा कॉर्पोरेट्स में क्या है कि ये प्रीफिक्स पैकेजेस होते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट नोन होते हैं, मेरे जान पहचान के, तो मैं क्या करता हूँ उसको और कर्टेल करके उसको मैं फोकस पैकेज के तौर पर उनको दे देता हूँ। जब हम पैकेजेस को डिफाइन करते हैं तो हम उसमें ऐसा करते हैं कि उनको रफली ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 50% नॉर्मल रेट से कंसेशन देने की कोशिश करते हैं। ओके, ये मतलब ये मेरी सोच है, अलग अलग कॉर्पोरेट की अलग अलग सोच होती है, बट ऑब्वियसली सब जगह कंसेशंस होते हैं। वेरीज बिटवीन 50% टू 70-80% इस तरह के चार्जेस होते हैं। मतलब कंसेशन वाइज बोलेंगे आप तो 50% से लेके समवेयर अराउंड 30% कंसेशन पेशेंट को देने की बात होती है ऑन एन एवरेज। तो अगर हम इसको बात करें कि अगर आप एक स्पेक्ट्रम में लेना चाहें इसको, तो पर पर्सन, मैं मेरे सेंटर की बात करूं तो इट वेरीज फ्रॉम 2500 टू 5000। ओके, उसमें आपके नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो मैं आपको बोलता हूँ, जो हम ऑलमोस्ट मस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो है एक बेसिक कार्डियक रिलेटेड ईसीजी। ओके, रेडियोलॉजी की तरफ जाए तो हम उनका एक सोनोग्राफी करेंगे, एक चेस्ट एक्सरे करेंगे। ओके, ये बेसिक है, इस पर स्क्रीनिंग उनका हो जाता है। अब एक पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें से, तो पैथोलॉजी में हम इसको ऑर्गन डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑर्गन डिफाइन, जैसा हार्ट से रिलेटेड लिपिड प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीज़ें। देन किडनी रिलेटेड तो किडनी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, और बेसिक एक कॉमन फ्रेमवर्क जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह पता चल जाए, सीबीसी हो गया, और एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन और थायराइड रिलेटेड थायराइड कर लेते हैं, जो कि चीज़ें मिस होने वाली चीज़ें रहती हैं। तो दिस गिव्स यू एक एंटायर, मतलब आपने बताया कि हार्ट से रिलेटेड आप एक इन्वेस्टिगेशन कर लेते तो ईसीजी वगैरह उसमें आ गया, ईसीजी आ गया, लिपिड प्रोफाइल आ गया, ताकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल वगैरह आपको पता चल जाए। किडनी के फंक्शनिंग को देखने के लिए आप एक केएफटी करवा लेते हैं। जी, किडनी फंक्शन उसमें 4-5 टेस्ट आ जाते हैं। लीवर को भी इसी के अंदर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं आप। और इसमें और कौन से थायराइड फंक्शन कहते हैं हम उसमें। और जर्नल ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीसी, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा, कुछ इन्फेक्शन है क्या पता चल जाएगा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी वगैरह। फिर आप थोड़ा सा और टारगेटेड अगर इसको रखना चाहें तो हम ब्लड में कैल्शियम वगैरह देख लेंगे, लेडीज में देख लेंगे, जैसा विटामिन डी देख लेंगे। तो
मेरी हद तक तो मैं ये करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, जिससे थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ जाए पेशेंट के। जो उस एज ग्रुप के लिए जो नॉट सो नेसेसरी टेस्ट है उनको हम हटा दें, जो मोर नेसेसरी टेस्ट हैं जो रेलेवेंट है उसको ऐड कर दें। तो जैसा अब हमारे पास में बुरखे का काफ़ी, व्हील का काफ़ी चलन है, उसमें विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम वगैरह का, तो उसको हम ऐड कर दें तो हम काफ़ी उसमें प्रिवेंट कर सकेंगे। एनीमिया बहुत कॉमन है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, हमारे पास में ऐसा होता है, डाइटरी हैबिट्स हमारी लेडीज़ की कम होती है, तो विटामिन B12 हो गया, आपका आयरन हो गया, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आप जल्दी पिक कर सकते हैं, तो आप सीरम आयरन कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग पैकेजेस होते हैं कि जी, इसको हमने पैकेज में भी डिफाइन कर लिया। और हम इसको थोड़ा बहुत फिर स्पेसिफिक ओरिएंटेड कि जो पेशेंट आ रहा है उसको एक बार स्क्रीन कर लिया कि इनके लिए क्या ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को कम कर दिया, कुछ चीज़ों को ज़्यादा कर दिया। जी, तो एज ग्रुप के हिसाब से भी इसको बिल्कुल डिफाइन कर। एक ऑन एन एवरेज 2-2.5 हज़ार रुपए के खर्चे में क्या इन्वेस्टिगेशन या कहाँ तक के? देखिए, दो तीन चीज़ें तो मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करता। एक है एक्सरे चेस्ट, एक हो गया सोनोग्राफी, एक हो गया बेसलाइन ECG। ये तीन चीज़ को तो हम इसमें रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हमारे पास में आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट को हम ऐसा करेंगे कि पूरे 4 टेस्ट ना करते हुए या उससे रिलेटेड और टेस्ट ना करते हुए हम उसको 2 में वाइंड अप कर लें। LFT को हम 1 या 2 टेस्ट में वाइंड अप कर लें। लिपिड प्रोफाइल को तो कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उसको उसमें सभी चीज़ों का रेलेवेंस होता है। और अगर हम देखते हैं कि एज ग्रुप पेशेंट से पूछ लेते हैं कि अगर एकदम ही हेल्दी है, कोई इश्यूज़ नहीं है, तो हम उसमें से थायराइड माइनस कर देंगे। तो लाइकवाइज हम बेसिक जो उसका है वो आप आसानी से कर सकते हैं। 2500 से 3000 में अच्छे से वर्कअप हो जाता है। हाँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि एकदम जिसको कहेंगे ना आप एकदम जो बेसलाइन बेसिक, तो बेसिक वर्कअप हो जाता है, इसमें अपनी तसल्ली हो जाती है जी। अगर इसमें से कुछ पिक होता है तो ऑब्वियसली हम और चीज़ें कर सकते हैं। वो ऑप्शन हमेशा ओपन होता है जी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँच रही है हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच पे, जिस शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। आपके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर से सलाह मांग रहे हैं आपके लिए। इस तमाम सलाह का उपयोग आपकी लाइफ में आ सके, ये तमाम जानकारियाँ आपकी लाइफ में आपके काम में आ सके, यही हमारी कोशिशें हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय बनती है तो कमेंट करें हमें, कमेंट करके आपके सवाल भी रखें। आप जो बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या जिस भी बीमारी के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के वहाँ कमेंट में अपने सवाल रखें, ताकि आइंदा हम आपके सवालों के साथ डॉक्टरों के पास में बैठे और आपके सवालों के जवाब आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर सकें। ये हमारे तरफ से कोशिशें की जाती है। तो चलिए डॉक्टर नईम अहमद खान साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को हिंदी में बहुत सारी जानकारियां साझा की आपने, और बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को पहुंचाने की हमारी कोशिशें हैं। और हम आपसे बस ये आखिरी में चलते चलते एक बात पूछना चाहेंगे कि आज के वक्त के इस मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट्स होने लगे हैं, तो नायशा में क्या ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ से, या जो आप एसोसिएट है अलग अलग NGO सेंटर्स के साथ में, तो थोड़ा सा वो मैसेज हमारे अगर दर्शकों को मिल जाए तो वो लो कॉस्ट में भी अगर कहीं ट्रीटमेंट या आपकी सर्विसेज मिल सकती है तो आके ले सकते हैं उनसे, आपसे या कहीं से। नायशा का सवाल है तो ये शुरू से मेरा ऐसा रुझान रहा है, और मैं क्योंकि एसोसिएटेड रहा हूँ अलग अलग सोशल लेवल पे और IGMC से पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है तो जो बेस्ट हो सकता है उनके लिए कर देते हैं। वेरी गुड। कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है, तो उसमें कोई मतलब इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो तो हम नहीं, हमारे हेलो डॉक्टर की तरफ से जो भी आए तो आपका उनको सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल 100%। वैसे भी रहता है जनरल के लिए, आपके रेफरेंस के थ्रू आएंगे, ये सुन के आएंगे और मुझसे कहेंगे, और अगर वो अपनी डिफिकल्टीज शेयर करेंगे तो वो पूरा सपोर्ट तो इंशाल्लाह रहेगा। इसके बाद में एक रेगुलर लेवल पे जो हम काम करते हैं ऑब्स्टेटिक USG के लिए मैं बोलूँगा, जो लेडीज़ ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं, और अगर वो ANC पेशेंट्स हैं तो वो यहाँ पर भी, लेकिन मोर स्पेसिफिकली हमारे पास में अगर सेंट्रल हॉस्पिटल में आप आते हैं तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 50% कंसेशन पे ये सोनोग्राफीज करते हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल कहाँ है? मोमिनपुरा सेंट्रल हॉस्पिटल, मोमिनपुरा में। जी हाँ जी, कम्युनिटी रिलेटेड एक संस्था है। तो वो बेसिकली एक नर्सिंग होम है या मल्टी स्पेशलिटी? वो नर्सिंग होम है, मल्टी स्पेशलिटी है, बट मोस्टली ऑब्स्टेटिक्स और गायनिक, मतलब लेडीज ओरिएंटेड एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे पास में काफ़ी वर्क है, काफ़ी इंडोर पेशेंट्स रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे ये काम पूरा कंसेशन पे करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ये नहीं कहूँगा आप उधर ना इधर आए, यहाँ पे भी हम जो हो सकता है कंसेशन करेंगे, वो एकदम टारगेटेड है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आप 50% अपनी सोनोग्राफी पे, ऑब्स्टेटिक में, जनरल में, सब में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर
आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और हाईटेक हॉस्पिटल्स में जाना है, तो आई एम अटैच टू मैनी हॉस्पिटल्स। मैं विम्स में भी अटैच हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये सारे सेंटर्स मेरे मेरा काम ही रेडियोलॉजी है, मेरा फील्ड ही सुबह से शाम तक ही है, तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज मिल जाएंगी इंशाल्लाह। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों के लिए ये सारी जानकारियाँ आपने जो अभी हमसे साझा की, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे साझा की। हो सकता है कि आपकी जानकारी से बहुत सारी जानें बच जाए। हो सकता है कि आज के इस एपिसोड से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा के बहुत सारे लोग पहले ही अपनी बीमारी के बारे में जान लें। ये वीडियो हर बार आप देख सकते हैं, हर बार आपको देखना चाहिए और हर बार आपने किसी न किसी एक नियर एंड डियरेस्ट को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो वैसे तो दुनिया भर के वीडियोस हम देखते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। हेलो डॉक्टर के इस प्लेटफॉर्म के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए, ताकि जब भी किसी नए डॉक्टर के साथ हमारी बात हो और हमारा वीडियो अपलोड हो तो सीधे आपको देखने मिल सके, सीधे नोटिफिकेशन में आपको आ जाए। और सीधे आपको देखने से फ़ायदा ये होगा कि आज के वक्त में हर इंसान के आसपास में कोई ना कोई बीमार है, उसके घर में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, रिश्तेदार में हो सकता है। तो हमारे द्वारा डॉक्टरों की जो जानकारियाँ, डॉक्टरों के से बात करके आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन रखी जा रही है वो आपके कहीं ना कहीं काम आ सके, ये हमारा मकसद है, उद्देश्य है। नईम साहब ने कहा है कि अगर हमारा वीडियो देख के आप यहाँ तक आते हैं, इनके किसी भी सेंटर पर जाते हैं, तो आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी नईम साहब की तरफ से आपको वो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। स्क्रीन पर आप नईम साहब का नंबर देख रहे हैं, उनका नाम, उनका डायग्नोस्टिक सेंटर का एड्रेस भी आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो डायरेक्टली आ सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए डॉक्टर के साथ, नए वीडियो में नई जानकारी आपसे साझा कर रहेंगे हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ने हयाती दी और सलामत रखा तो हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सेहतमंद रहे, क्योंकि तंदुरुस्ती लाख नेमत है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो लाख दौलत भी आपके किसी काम की नहीं है। दोस्तों, ये सारी कोशिश आपके लिए है, लिहाजा इस कोशिश से फ़ायदा उठाएं और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं शाकिर रज़ा खान फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने हेलो डॉक्टर के मंच पर, आपकी बात डॉक्टर के साथ के किसी एक नए एपिसोड में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।